स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा एक एसएलपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में श्री देवेश शर्मा जी की याचिका जो कि 11 अगस्त 2023 को जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उस जजमेंट के क्लेरिफिकेशन इस बात को लेकर के कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको सिस्टम से बाहर ना निकाला जाए, उसको चयनित बीएड कैंडिडेट को ना हटाया जाए उनकी नौकरी से, उस एसएलपी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गई थी, जिसमें आज दिनांक 13 मार्च 2024 को मामले की सुनवाई कंप्लीट कर ली गई है। क्या कुछ हुआ इसके बारे में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बात करने जा रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा ये मामला पहले हाईकोर्ट में चल रहा था, लेकिन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इस मामले को हाईकोर्ट में बहस ना करा करके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहती थी। हालांकि हाईकोर्ट से मामला अभी डिसाइड नहीं हुआ है, उससे पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से श्री तुषार मेहता जी जो बीएड की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे, इसके अलावा श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी उपस्थित थे, बड़े चेहरे में थे। और बीटीसी की डीएलएड की तरफ से अगर हम लोग बात करें तो मीनाक्षी अरोड़ा मैम जी उपस्थित थी बीटीसी का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बीएड की तरफ से एडवोकेट के द्वारा ये अवगत कराया जाता है कि ये जो फैसला दिया गया है वह फैसला प्रोस्पेक्टिव लागू होना चाहिए, क्योंकि जो डिसीजन है वो साइलेंट नेचर का है, उसमें कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड नहीं यूज किया गया है। इसको लेकर के जो ऑनरेबल जस्टिस थे उन्होंने भी कंफर्म किया कि क्या ये क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव को लेकर के फिर चीज़ें कंफर्म हुई कि हाँ इसी मुद्दे को डिसाइड करना है। उसके बाद से जो बीटीसी की तरफ से एडवोकेट थी मीनाक्षी अरोड़ा मैम, उनके द्वारा ये पक्ष रखा गया कि प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव का यहाँ पर कोई मेन मतलब नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ये जो भर्ती है मध्य प्रदेश की, वह भर्ती के लिए 2022 में चीज़ें नोटिफाई की गई थी और 2022 में जब चीज़ें नोटिफाई की जा रही थी उस समय 25 नवंबर 2021 का ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट का जजमेंट आ चुका था। मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने कोर्ट को ये बताया कि चूंकि ये जो डिसीजन 25 नवंबर 2021 को आया, वह जोधपुर हाईकोर्ट ने जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 का था, उस गजट नोटिफिकेशन को क्वैश किया। यहाँ पर बीएड की तरफ से ये पक्ष रखा जा रहा था कि चूंकि ये राजस्थान का मैटर था और मध्य प्रदेश उससे प्रभावित नहीं हो सकता, तो यहाँ पर बीटीसी के एडवोकेट ने ये पूरे मामले को समझाया कि जो गजट नोटिफिकेशन है वो केवल राजस्थान के लिए नहीं था। अगर कोई हाई कोर्ट उसे कैंसिल कर देती है, यानी कि ये सेंट्रल लेवल का था। क्यों? क्योंकि एनसीटी जो कि एक्ट 1993 के अंतर्गत रन कर रही है देश में शिक्षा के क्षेत्र में रेगुलेशन करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर, उनका गठन जो हुआ है 1993 एनसीटी एक्ट के अंतर्गत हुआ है, जो कि आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 में इनको एकेडमिक अथॉरिटी का दर्जा दिया गया है। यानी कि केंद्र सरकार जो कि सेंट्रल लेवल पर है, वह जो एक्ट के तहत जो एकेडमिक अथॉरिटी का दर्जा दी हुई है एनसीटी को, उसने जो नोटिफिकेशन जारी किया वो सेंट्रल लेवल पे, पर्टिकुलर किसी एक राज्य पर लागू नहीं होगा। और अगर कोई हाईकोर्ट इसको कैंसिल कर देती है, यानी कि सेंट्रल लेवल का वो नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ, यानी कि पूरे देश भर पर वो नोटिफिकेशन कैंसिल माना जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि राजस्थान में वो कैंसिल हो गया और दूसरे राज्यों में वो प्रभावी होगा। तो यहाँ पर जो बीटीसी की तरफ से एडवोकेट थी, इस मामले को इसी प्रकार से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि चूंकि ये मामला नवंबर 2021 में ही कैंसिल हो चुका था, ये गजट नोटिफिकेशन कैंसिल हो चुका था, उसके बाद चीज़ें एडवर्टाइज की गई मध्य प्रदेश में। इस वजह से जो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है बीएड कैंडिडेट का मध्य प्रदेश में, वो पूरी तरीके से इलीगल है। ये बीटीसी की तरफ से पक्ष रखा गया है। आज लगभग 1 घंटे मामले की सुनवाई हुई है, जिसमें बीएड की तरफ से जो 2 बड़े चेहरे थे उन्होंने भी अपना पक्ष इस बात से रखा कि चूंकि 25 नवंबर 2021 को जोधपुर हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, उसके ठीक एक दिन बाद 26 नवंबर 2021 को ही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बीएड को लीगल माना। इसके बाद से कोलकाता हाईकोर्ट का भी वहाँ पर जिक्र किया गया था उनके द्वारा। तो यहाँ पर यही चीज़ें कही गई कि दोनों चीज़ें आपस में कंट्राडिक्शन है। तो अगर एक डिसीजन 25 नवंबर 2021 को आया कि वो लीगल पोजीशन नहीं रखता है, तो 26 नवंबर को ये डिसीजन भी आ गया कि वो लीगल पोजीशन रखता है। हालांकि इस बात को लेकर के ऑनरेबल जस्टिस ने कोई खास तवज्जो नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये मामला ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर चुकी है कि बीएड अभ्यर्थी जो हैं वो प्राथमिक के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि जो 21A का
मौलिक अधिकार है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पेडागोजिकल एस्पेक्ट ना होने की वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को पात्र नहीं माना था। चूंकि ये फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए बात नहीं हो रही थी, ये उन अभ्यर्थियों के लिए बात हो रही थी, उन बीएड कैंडिडेट के लिए बात हो रही थी जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। तो अब यहाँ पर फिर से बात ये आ गई कि जब इनको अगर कोई राहत दी जाती है तो सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब क्या हो जाता है। यहाँ पर हाईकोर्ट में मामला ऑलरेडी पेंडिंग था, हाईकोर्ट अपना डिसीजन नहीं दी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 के डिसीजन पर कभी रोक नहीं लगाया। इन सभी बातों को बीटीसी की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने इस सभी बातों को कोर्ट से अवगत कराया कि ये मामला चूंकि 25 नवंबर 2021 को ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा, और चूंकि ये सेंट्रल लेवल का गजट नोटिफिकेशन था जिससे किसी एक राज्य द्वारा प्रभावित नहीं होगा बल्कि पूरे राज्य में उसका लीगल पोजीशन खत्म हो जाता है, इसलिए जिन भी राज्यों में 25 नवंबर 2021 के बाद अपॉइंटमेंट हुए वो सब इलीगल होंगे, ऐसा बीटीसी के वकीलों के द्वारा दावा किया गया था। इसके साथ ही साथ सेम प्रकार के सिमिलर को प्रेयर को लेकर के जो श्री अर्णब घोष जी की याचिका थी, इसके अलावा बिहार से जो याचिका गई थी, इन सभी याचिकाओं का कोर्ट को अवगत कराया गया बीटीसी के वकील के द्वारा कि इसी प्रकार के सिमिलर मैटर पे स्पेशल बेंच ने ऑलरेडी मैटर को डिसाइड कर दिया है केस को खारिज करते हुए। इसके बाद से ऑनरेबल जस्टिस ये जानना चाहते थे कि ये जो मध्य प्रदेश का पूरा मामला है इससे कितने बीएड कैंडिडेट प्रभावित होंगे। तो एक आंकड़ा निकल करके आया कि ऐसे सेलेक्टेड बीएड की संख्या लगभग 11,000 बताई जा रही है, लगभग 11,000 संख्या बताई जा रही है। फिर बीएड के एडवोकेट के द्वारा ये कहा गया कि आप भले फ्रेश रिक्रूटमेंट में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल ना कीजिए, लेकिन जो नौकरी पा चुके हैं एटलीस्ट उनको मत निकालिए सिस्टम से, क्योंकि ये रोजगार का सवाल है। इस पर बीटीसी के एडवोकेट के द्वारा ये कहा गया कि ये 11,000 अगर सिस्टम से निकल रहे हैं तो 11,000 जो ऑलरेडी अपने हक के लिए इंतजार कर रहे हैं उनको भी तो रोजगार मिलेगा। मतलब कि रोजगार वाला मुद्दा फिर से रखा गया कि जो ऑलरेडी सर्विस में है उनको एटलीस्ट ना निकाला जाए, जिसको लेकर के बीटीसी के एडवोकेट की तरफ से ये कहा गया कि न्याय की उम्मीद के साथ वर्षों से जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं वो भी हाईकोर्ट की तरफ नज़रें टिकाए हुए थे। चूंकि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ नज़रें टिकाई हुई थी, अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया और चूंकि ये भर्ती ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी, इस वजह से इनको बाहर करके बीटीसी कैंडिडेट्स को इसमें राहत दी जाए। साथ ही साथ जो बीटीसी के एडवोकेट थे उन्होंने बिहार का भी जिक्र किया कि हाल ही में बिहार में पटना हाईकोर्ट के द्वारा वहां पर छठे चरण से जो बीएड कैंडिडेट को बाहर किया गया उसमें बीएड की संख्या लगभग 20,000 के आसपास बताई जा रही है, 20 से 22,000। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया है, हाईकोर्ट के द्वारा बाहर कर दिया गया 11 अगस्त के जजमेंट के आलोक में। अब चूंकि हजारों की संख्या में बीएड कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हैं उनको सिस्टम से बाहर निकालने की बात है, इस वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि इतनी हजारों संख्या में सिस्टम से बाहर निकालने की जब बात है तो क्या कोई इस प्रकार का रास्ता हो सकता है कि ब्रिज कोर्स करा करके इनको सिस्टम में रखा जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं। जो फ्रेश बीएड की बात जहाँ तक है वो तो मैटर डिसाइड हो चुका है कि वह नहीं शामिल होंगे, लेकिन जो ऑलरेडी चयनित हैं उनके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाह रही थी कि क्या कोई ऐसा रास्ता है। फिर बात निकल करके आई ब्रिज कोर्स को लेकर के। तो यहाँ पर बीटीसी के एडवोकेट के द्वारा ये कहा गया, अपना पक्ष रखा गया कि हमने आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी थी, जो कि उस समय सुनवाई में भी रखी गई थी कि जितने भी एक तरीके से बीएड कैंडिडेट हैं उनको 6 माह का जो ब्रिज कोर्स करना है उनके अपॉइंटमेंट के बाद से। और एनसीटी से जब ये जवाब मांगा गया आरटीआई के माध्यम से कि क्या आप के द्वारा कोई अप्रूव्ड संस्था है, तो जवाब ये आया कि अभी कोई भी एनसीटी अप्रूव्ड संस्था पूरे देश भर में है ही नहीं। इन सबको जब बीटीसी के एडवोकेट की तरफ से रखा गया, लेकिन फिर ऑनरेबल जस्टिस ये चूंकि आंकड़ा बहुत बड़ा है, केवल मध्य प्रदेश से 11,000 की बात हो रही है, बिहार से 20,000 22,000 की बात हो रही है, उत्तराखंड से बात हो रही है, इनके अलावा अन्य राज्यों में भी जो भर्तियां कंप्लीट हो चुकी है वो सभी डायरेक्टली इस जो क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन है उससे प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े पैमाने पर इतने लोगों को एक झटके में शायद बेरोजगार करना नहीं चाहती है। इस वजह से उन्होंने अपना जब जजमेंट वो लिखवा रहे थे तो उन्होंने ब्रिज कोर्स जैसे कितने कैंडिडेट हैं जो कि ब्रिज कोर्स करा करके उनको सेव किया जा सकता है क्या, ये इस प्रकार का एक तरीके से प्रपोजल टाइप का या फिर आप प्रश्न कह सकते हैं कि केंद्र सरकार से इस प्रकार के आंकड़े की उम्मीद की जा रही है कि ऐसे कितने चयनित बीएड कैंडिडेट हैं और क्या मुश्किलें आ रही हैं ब्रिज कोर्स कराने को लेकर के। इस प्रकार के क्लैरिफिकेशन या फिर आप कह लीजिए कि अपना आंसर काउंटर फाइल करने जैसे कुछ अभी, हालांकि ये चीज़ें स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जो ऑनलाइन आप देखे होंगे वो ऑडियो वीडियो पूरा क्लियर नहीं था, उसमें इतना ज़्यादा
फ्लक्चुएशन हो रहा था वॉइस में, इतना ज़्यादा उसमें चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी कि एग्जैक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ वर्डिंग्स का यूज़ किया वो जस्टिफाई करना मुश्किल है। लेकिन यही चीज़ें बातें निकल करके आई हैं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक सॉफ्ट डिसीजन की तरफ आगे बढ़ रही है कि इतनी हज़ारों की संख्या में भारी कैंडिडेट हैं जो कि सिलेक्टेड हैं, उनको एक झटके में बाहर शायद ना निकाला जाए, और इसलिए कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स को लेकर के आगे बढ़ना चाहेगी कि ब्रिज कोर्स करा करके क्यों ना इनको सेफ कर दिया जाए। हालांकि ये सभी चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं है, जब तक कि कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता तब तक ये सभी चीज़ें आप नहीं कह सकते। अब इस मामले को फिर से 1 अप्रैल, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे तो 1 अप्रैल की डेट शो हो रही है, यानी इस मामले को अब 1 अप्रैल को डिसाइड किया जाएगा। अभी ये मामला डिसाइड नहीं है, कोई भी पक्ष अगर आप कहें कि ये मजबूत है ये कमज़ोर है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि पूरा ऑडियो क्लियर नहीं था, सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं है, उनके एक एक वर्डिंग्स को ध्यान से सुन पाना बहुत मुश्किल है ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। तो ये सभी चीज़ें अभी क्लियर आउट नहीं है, जब तक डिसीजन रिटन फॉर्म में ना आ जाए तब तक नहीं कह सकते। लेकिन जिस प्रकार से कुछ वर्ड्स सुनाई दे रहे थे उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि बीएड जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट डिसीजन की तरफ हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़े ब्रिज कोर्स को लेकर के कि इनको ब्रिज कोर्स करा करके क्या इनको सेफ किया जा सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो उत्तर प्रदेश से संबंधित 69,000 की शिक्षक भर्ती है उससे संबंधित अभ्यर्थी भी आईए दाखिल करके यहाँ पर उपस्थित हुए थे, और लास्ट में उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की याचिका को इससे अलग रखा जाए, हमारे मैटर को अलग से सुना जाए। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में आपको ज्ञात होगा कि जो श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका है उन्हीं के द्वारा आईए दाखिल करके उपस्थित हुए थे, तो कोर्ट को ये अवगत कराया गया कि हमारी याचिका को अलग से सुना जाए। अगर उसमें देखेंगे तो उसमें बीएड को बाहर करने का भी प्रेयर किया गया, साथ ही साथ जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको लोअर डाउन करके और चयनित बीएड को बाहर करके जो बीटीसी हैं और जो शिक्षा मित्र हैं उनसे सीटों को भरने के लिए प्रेयर किया गया है। तो यहाँ पर मैटर थोड़ा सा अलग है। हालांकि उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती सबसे अलग है क्योंकि वो भर्ती ना तो सब्जेक्ट टू आउटकम थी और वो भर्ती 25 नवंबर 2021 के पहले कंप्लीट भी हो चुकी है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर जो कि 2020 में आया हुआ था। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति तो सबसे अलग है। अब जहाँ तक बात है मध्य प्रदेश की, यहाँ से जो चीज़ें डिसाइड होंगी कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा और अन्य राज्यों में जो भर्तियाँ 25 नवंबर 2021 के बाद हुई हैं उस पर भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आपको अभी इंतजार करना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कि रिटन फॉर्म में उनके द्वारा क्या कुछ कहा जाता है। ये मैटर डिसाइड करने के लिए लिस्ट किया जाएगा 1 अप्रैल 2024 को। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।